समय और परिस्थिति के अनुसार साहित्य में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। इसी तारतम्य में जब हम हिंदी कविता की बात करते हैं तो हमारे सामने वीर गाथा काल से लेकर आधुनिक काल तक की हिंदी कविता का परिदृश्य उपस्थित होता है। वीर गाथा काल के बाद भक्ति काल, फिर रीतिकाल और उसके पश्चात आधुनिक काल का प्रादुर्भाव होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है वह सन 1857 से पुनर्जागरण काल से इसका प्रारंभ मानते हैं। यह समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। उसके पश्चात जागरण सुधार काल आता है जो सन 1900 से 1918 तक रहता है। यह द्विवेदी काल से भी जाना जाता है। इसके पश्चात 1918 से लेकर 1938 तक का समय छायावाद काल के नाम से जाना जाता है और छायावाद के पश्चात हिंदी कविता में अनेक परिवर्तन हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इस नए इतिहास में उन्होंने छायावाद के बाद की कविता का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। वे मानते हैं कि उत्तर आधुनिक काल के नाम से छायावाद के बाद की कविता को समझा जाना चाहिए। इस दृष्टि से सन 1938 से लेकर 1953 तक की जो कविता है वह प्रगति काल के साथ साथ प्रयोग काल की कविता भी कहलाती है। इसके पश्चात 1953 से लेकर सन 1975 तक का जो समय है वह नवलेखन काल के अंतर्गत आता है, जिसमें अकविता आदि आते हैं और उसके पश्चात सन 1975 से लेकर सन 2000 तक का जो समय है वह समकालीन कविता का समय है और इसके पश्चात सन 2000 से लेकर आज तक की जो कविता है वह आजकालीन कविता कहलाती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो कथ्य और शिल्प की दृष्टि से हिंदी कविता में अनेक परिवर्तन हुए हैं। उत्तर आधुनिक काल अर्थात छायावादोत्तर काव्य के अंतर्गत सबसे पहले हम हालावादी कविता की बात करेंगे। हालावादी कविता सन 1933 से लेकर 1936 के बीच में लिखी गई थी। यह समय छायावाद के पतन का समय था। छायावाद लगभग समाप्त हो रहा था, किंतु छायावाद की स्थितियों से पृथक अपनी पहचान बनाने के लिए और छायावाद की जटिलता से मुक्त गीति काव्य के रूप में अपने काव्य को प्रस्तुत करने के लिए यह नई प्रवृत्ति हिंदी साहित्य में आई, किंतु प्रगतिवाद के उत्थान के साथ साथ इसका बहुत जल्द अंत हो गया। छायावाद के पश्चात आने वाली यह नई धारा हालावाद के नाम से पहचानी गई। इसे कहा गया कि यह छायावाद की प्रक्षेपित धारा है और यह भी कहा गया कि इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रणयमूलक व्यक्ति अनुभूति की कविताओं को प्रस्तुत किया, अर्थात यह उत्तर छायावादी काव्य अपने आप में एक छोटी सी किंतु महत्वपूर्ण विशेषताओं को अपने में समाये हुए थी। हालावाद हाला से संबंधित है। हाला अर्थात शराब, मदिरा, मद्य, और उसमें नशा होता है, एक खुमारी आती है और उससे फिर बेहोशी उत्पन्न होती है। यह मद या मादकता के रूप में भी प्रयुक्त होता है। तो इस खुमारी में, इस मादकता में व्यक्ति कुछ समय के लिए चिंताओं से मुक्त हो जाता है और उसके पश्चात वह कल्पित लोक में विचरण करता है। कल्पना का यह लोक उसे एक क्षणवादी दर्शन से परिचित कराता है। वह क्षणवादी दर्शन यह है कि जो हमारे भूतकाल की चिंताएं हैं उन्हें हम भूल जाएं और भविष्य के प्रति हमारे मन में जो भय का भाव है उससे भी हम मुक्त हो जाएं और वर्तमान जो है उसमें जो कुछ भी हमें आनंद के क्षण प्राप्त हो रहे हैं उसे हम जिएं, उसे जीवंत बनाएं और इसके लिए फिर वह उसी खुमारी में, उसी कल्पना में और उसी विचारधारा में बहता चला जाता है। जब मदिरा आएगी तो निश्चित रूप से वहाँ पर प्याला भी आएगा, प्याला आएगा तो प्याला को लाने वाली साकी भी आएगी, अर्थात नारी आएगी तो नारी का मांसल सौंदर्य भी आएगा और उसका जो मांसल सौंदर्य होगा तो उसका आकर्षण होगा, उससे प्रणय का भाव जागृत होगा और फिर वहाँ पर मिलन के क्षण भी आएंगे, बिछोह के क्षण भी आएंगे और
मिलन और विरह दोनों स्थितियां वहां पर उपस्थित होंगी। तो इस छायावादी दर्शन के अंतर्गत कवियों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। यह एक प्रकार से सूफी दर्शन है। यह भारत से आया था और वहाँ पर जो उस समय के कवि रहते थे उन्होंने इस दर्शन को अभिव्यक्त किया था। उन्होंने इस क्षणभंगुर और दुखमय जीवन में आनंद को खोजने के लिए जिन क्षणों की कल्पना की, सोचा कि जो भी क्षण हमें मिल रहे हैं उनका भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। इसलिए उमर खयाम ने कहा था, प्रिय इतनी मदिरा आज पिला दे जिससे मैं अपने भूतकाल के जितने भी संताप हैं और मेरे अंतःकरण में भविष्य के प्रति जो भय का भाव है उससे भुला दूं। एक ऐसी खुमारी आए जिसमें मैं वर्तमान को जी सकूं। यह बात उमर खयाम ने अपनी रुबाइयों में कही। यह हालावदी दर्शन कहलाया और बाद में सूफी दर्शन के नाम से भी विख्यात हुआ। यह बात उमर खयाम ने अपनी रुबाइयों में कही। यह हालावदी दर्शन कहलाया और बाद में सूफी दर्शन के नाम से भी विख्यात हुआ। इसमें तत्कालीन समय में फारस में रूमी, उमर खयाम, हाफिज़ और राबिया आदि शायरों ने अपनी रुबाइयों के माध्यम से इन्हीं भावनाओं की अभिव्यक्ति की। हाला, साकी, प्याला इत्यादि के माध्यम से उस परोक्ष सत्ता की चर्चा भी करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो यह हालावदी काव्य जो है प्रतीकात्मक है और प्रकट रूप से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम लौकिक धरातल पर बात कर रहे हैं, किंतु यह पारलौकिक है और परोक्ष सत्ता के प्रति भी इसमें एक दर्शन छिपा हुआ है। जीवन में जितने भी संताप हैं, जीवन में जितनी भी विसंगतियां हैं, उनके प्रति भी इनका दृष्टिकोण होता है, किंतु कहने का तरीका अलग है, एक माध्यम अलग है। इन्होंने मदिरा, प्याला और साकी के माध्यम से अपनी बात को कहने की चेष्टा की है और यही बाद में हिंदी कविता में मानसलवाद के रूप में, प्रणय के रूप में, सौंदर्य के रूप में प्रकट हुआ है और यही बात वहाँ पर भिन्न भिन्न रूप में आई है। किंतु इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि जिस हालावत की चर्चा हम हिंदी कविता में कर रहे हैं वह फारस के उस क्षणवादी सूफी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, उसके अनुसार नहीं है, बल्कि उससे भिन्न है। जब भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ था तब 19वीं शताब्दी में एक अंग्रेज व्यक्ति ने उमर खयाम की रुबाइयों का, जिसमें लगभग 75 रुबाइयाँ होंगी, उनका चयन किया और अंग्रेजी में अनुवाद किया। वह अनुवाद जब सबके सामने आया तो उस समय हरिवंश राय बच्चन ने उनका हिंदी में अनुवाद किया और उसी से प्रेरणा प्राप्त करके फिर हिंदी में हालावदी कविता आई। छायावाद का काव्य स्थूल से सूक्ष्म के प्रति विद्रोह का था और उसमें अभिव्यक्ति की जटिलता थी, कथ्य और शिल्प में भी जटिलता थी और वहाँ पर विरह की बात तो कही जाती थी, किंतु वह परोक्ष रूप से दुरूहता उत्पन्न कर रही थी। तो जब छायावाद का पतन प्रारंभ हुआ तब उस समय उसके प्रति विरक्ति का भाव भी आने लगा और ऐसे समय में बच्चन जैसे कवियों ने जब प्रणय की, मानसलता की, नारी सौंदर्य की और मदिरा की बातें कही तो यह एक नया आकर्षण उत्पन्न करने वाली हुई और धीरे धीरे यह कविता बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ी। इसमें गीत्यात्मकता थी, इसलिए यह कविता जनसामान्य के निकट पहुंची। यहाँ पर एक बात फिर से मैं यह कहना चाहूँगा कि छायावादी कविता में दुरूहता थी, इसलिए वह जनसामान्य से दूर होती चली गई, किंतु हालावदी कविता में सरलता थी और भाव सौंदर्य था, इसलिए वह जनता के निकट आई। किंतु यहाँ पर उल्लेखनीय बात यह है कि उसी समय कुछ इस प्रकार के परिवर्तन सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए कि मार्क्सवाद का प्रभाव बढ़ने लगा और सबका ध्यान प्रगति की ओर चला गया। तब धीरे से ही जितनी तेज़ी से यह हालावदी काव्य आया उतनी ही तेज़ी से यह विलुप्त भी हो गया, किंतु प्रवृत्ति चलती रही और प्रकारांतर से भिन्न भिन्न रूपों में कवियों ने रचनाएं बाद में भी की, किंतु यह जो एक आंदोलन था वह बहुत कम समय के लिए रहा। हालावदी काव्य अर्थात
हाला, बाला और प्याला। अब इसमें जब प्रेम की अतिशय भावुकता होती है और जब तन्मयता होती है और शराब की बेहोशी होती है, तो यह सारी चीज़ें जब प्रतीक रूप में सामने आती हैं तो वह हालावादी काव्य हो जाता है। विषमताओं से पलायन करके जब कवि कृत्रिम बेहोशी का क्षणवादी आनंद प्राप्त करता है तो वह अभिव्यक्ति हालावादी काव्य हो जाती है और इसमें स्वप्न, कल्पना और आकांक्षा इन तीनों का समावेश रहता है। जब तक स्वप्न, कल्पना और आकांक्षा की अभिव्यक्ति होती है तो वह जो कविता होती है उस कविता में अंतर्निहित जो भाव होते हैं वह अपने आप को हालावादी अभिव्यक्त करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो यह वासनामय और निराशायुक्त गीत व्यंजना है। यह सन 1933 से लेकर 1936 तक की अवधि में लिखी गई कविताएं हैं। इन्होंने यथार्थ की, निराशा और तरुणाई की रोमांटिक इच्छाओं के संघर्ष में पड़े हुए युवक की मानसिक स्थिति का चित्रण किया है। एक तरह से हालावादी काव्य मानसल सौंदर्य का प्रतिनिधित्व भी करता है और जब एक सामान्य व्यक्ति अवसाद, कुंठा और निराशा के गर्त में होता है तब फिर वह अपने आप को एक खुमारी में ढालने की कोशिश करता है और तब जो कुछ उभर कर आता है वह हालावादी काव्य होता है। हालावादी काव्य को लिखने में सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन का नाम आता है। बाद में इनके साथ में जो अन्य कवि जुड़े उनमें भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल का नाम भी विशेष रूप से लिया जाता है। इनके साथ में बाद में गोपाल सिंह नेपाली, आर.सी. प्रसाद सिंह और शंभुनाथ सिंह का नाम भी आता है। शंभुनाथ सिंह बाद में फिर नई कविता से जुड़ गए, परंतु उनकी प्रारंभिक रचनाएं मधुशाला और हालावाद और इन्हीं भावनाओं से संपृक्त रही हैं। सन 1933 से 1936 के बीच में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने 3 प्रमुख काव्य संकलन प्रस्तुत किए: मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश। इनमें उन्होंने हाला, बाला और प्याला की भावनाओं को अभिव्यक्ति दी। मधुशाला के कुछ अंश यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण हैं पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। मतवालापन हाला से ले, मैंने तज दी है हाला, पागलपन लेकर प्याले से मैंने त्याग दिया प्याला। साकी से मिल, साकी में मिल, अपनापन मैं भूल गया, मिल मधुशाला की मधुता में भूल गया मैं मधुशाला। मधुशाला बच्चन की बहुत प्रसिद्ध रचना है और यह जन जन तक पहुंची है और इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि यह कविता आज भी लोकप्रिय है। एक और कविता: इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। यह चांद उदित होकर नभ में, कुछ ताप मिटाता जीवन का। लहरा लहरा यह शाखाएं, कुछ शोक भुला देती मन का। कुछ मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती है मगन रहो, बुलबुल तरु की फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो, उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। जिन भावनाओं की अभिव्यक्ति कवि ने इन पंक्तियों में की है वही हालावादी दर्शन का प्राण तत्व है और यही बात उन्होंने कही है कि आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज मैं तुम्हारी मदिरा का प्याला पी रहा हूँ और मैं खुमारी में हूँ, तो आज मैं अपने जीवन में आए हुए सारे संतापों को भूल रहा हूँ, किंतु यदि मैं यहाँ से जाऊँगा और उस पार यदि तुम भी नहीं होगी, मदिरा के प्याले भी नहीं होंगे, तो मेरा क्या होगा। यह एक प्रश्न जो यहाँ पर उपस्थित किया है, यही हालावादी काव्य का दर्शन है। बच्चन जी के साथ एक अन्य कवि का नाम भी हालावाद में प्रमुख रूप से आता है, वे हैं पंडित नरेंद्र शर्मा।
पंडित नरेंद्र शर्मा ने प्रणय को बहुत सहजता से अभिव्यक्त किया है और इनके कुछ संकलन हैं शूल फूल, प्रवासी के गीत, कर्णफूल, कामिनी, पलाशवन आदि। इनमें जीवन में जो सौंदर्य का भाव है, जो मानसिक सौंदर्य है और जो प्रणय है, वह कितनी सहजता से आता है। यहाँ पर एक बात उल्लेखनीय है कि जितने भी हालावादी कवि हैं, प्रकट रूप से वे सब हमें प्रणय और मानसिक सौंदर्य के पक्षधर प्रतीत होते हैं, किंतु यह बात समझना बहुत जरूरी है कि उसके पीछे एक दर्शन भी साथ साथ चल रहा है। एक कविता पंडित नरेंद्र शर्मा की। मधु के दिन मेरे गए बीत, मधु के दिन मेरे गए बीत, मैंने भी मधु के गीत रचे मेरे मन की मधुशाला में। यदि हों मेरे कुछ गीत बचे, तो उन गीतों के कारण ही कुछ और निभा ले प्रीत रीत, मधु के दिन मेरे गए बीत। वह गुपचुप प्रेम भरी बातें, यह मुरझाया मन भूल चुका, वन कुंजों की गुंजित रातें, मधु कलशों को छलकाने की, हो गई मधुर वेला व्यतीत, मधु के दिन मेरे गए बीत। पंडित नरेंद्र शर्मा की एक और कविता। इस कविता में जो भाव अभिव्यक्त किए गए हैं, उससे भी हालावादी दर्शन को बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे, आज से दो प्रेम योगी अब वियोगी ही रहेंगे, आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे। आएगा मधुमास फिर भी, आएगी श्यामल घटा घिर, आंख भर कर देख लो अब, मैं न आऊँगा कभी फिर, प्राण तन से बिछुड़कर कैसे रहेंगे, आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे। हालावत के अन्य कवि हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। इनकी कविताओं में मानसल प्रणय की आवेशमयी अभिव्यक्ति मिलती है। इनके काव्य में प्रणय की वासना से ग्रस्तता का जो रूप उपलब्ध होता है, वह सीधे सीधे प्रणय का भाव अंतर्मन में उत्पन्न करता है। एक कविता जो छोटी सी है। जब नींद नहीं आती होगी, क्या तुम भी सुधि से थके प्राण लेकर अकुलाती होगी, जब नींद नहीं आती होगी। इस प्रकार की अनेक रचनाओं में अंचल जी ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। अंचल जी के बाद एक अन्य नाम भी हमारे सामने आता है, गोपाल सिंह नेपाली का। इन्होंने फिल्मों में भी गीत लिखे हैं और इनकी कविताओं में प्रणय का भाव बहुत सहजता से उपस्थित हुआ है। नेपाली जी के बाद R.C. प्रसाद सिंह जी ने भी हिंदी कविता में जो हालावादी काव्य है, उससे जुड़ी हुई अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया है और उसमें भी प्रणय, मादकता और मदिरा, इन सब का बहुत अच्छी तरह से निर्वहन किया है। शंभुनाथ सिंह एक अन्य हस्ताक्षर हालावादी काव्य के हैं। उन्होंने प्रारंभिक रचनाओं में हालावादी काव्य को बहुत अच्छी तरह से उकेरा, किंतु बाद में फिर परिवर्तन के साथ साथ वे भी बदलते चले गए और नई कविता में एक अच्छे हस्ताक्षर के रूप में हमारे सामने आए। हालावाद के एक अन्य सशक्त हस्ताक्षर हैं भगवती चरण वर्मा। इनके काव्य में मस्ती है, भक्कड़पन है और इन्होंने अपने काव्य में प्रणय के साथ साथ सामाजिक विसंगतियों का भी और उसके संघर्ष का भी बहुत अच्छी तरह से चित्रण किया है। इनकी प्रमुख कृतियों में प्रेम संगीत, मधुकर्ण आदि हैं। इनके काव्य में जो प्रणय का भाव है, उसका अनुमान केवल 2-3 पंक्तियों से ही लगाया जा सकता है। आज शाम है बहुत उदास, केवल मैं हूँ अपने पास, जीवन रेंग रहा है लेकर 100 संशय 100 त्रास, और डूबती हुई अमा में आज शाम है बहुत उदास, आज शाम है बहुत उदास। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हुआ कि जब छायावादी काव्य की सूक्ष्म वक्रता और उसकी जटिल संरचना से आक्रांत होकर तत्कालीन कवि छायावाद की वेदना और उसकी घनीभूतता से जब निराश होता है, तो उस निराशा के भाव में वह हालावाद की ओर प्रवृत्त होता है। और इस तरह से सन 1933 से लेकर 1936 तक की जो रचना लिखी गई है, वह प्रणय मूलक अनुभूति की कविताएं हैं और उसमें जीवन दर्शन के साथ साथ जीवन का जो वास्तविक रूप है, वर्तमान के प्रति जो आग्रह है और एक क्षण को जीने की जो आकांक्षा है और उस क्षण
को जीने के लिए जो उसमें स्वप्न देखे हैं, उसके प्रतिफलन के प्रति उसके मन में जो भाव है वह हालावादी काव्य में मुखर हुआ है। किंतु इस काव्य प्रवृत्ति का यह दुर्भाग्य रहा कि यह अधिक समय तक जीवित न रह सकी और जितनी शीघ्रता से यह दर्शन हिंदी काव्य में आया उतनी ही शीघ्रता से यह चला भी गया।